डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वह है बीए ऑनर्स का हिंदी में अनुवाद और उसकी प्रविधि। पेपर का नाम है अनुवाद और उसकी प्रविधि, जिसका पेपर कोड है HND SEC 101। इस पेपर के अंतर्गत आज हम इकाई 1 की बात करने वाले हैं। इकाई 1 जिसका नाम है अनुवाद, अर्थ, स्वरूप, प्रकृति, आवश्यकता और महत्व। इस इकाई को हमने कुल 4 खंडों में विभाजित किया है। चारों खंडों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 की रूपरेखा। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, अनुवाद का अर्थ, अनुवाद की परिभाषाएं, अनुवाद के प्रमुख घटक, अनुवाद का स्वरूप और लास्ट में अनुवाद के स्वरूप की विशेषताएं। ये आएगा भाग 1 में। भाग 2 में हम बात करेंगे अनुवाद की प्रकृति के बारे में। तो उसके अंतर्गत आएगा अनुवाद की भाषिक प्रकृति, अनुवाद की सांस्कृतिक प्रकृति, अनुवाद की सृजनात्मक प्रकृति, अनुवाद की भूमिका और अंत में निष्कर्ष। भाग 3 में हम बात करेंगे अनुवाद की आवश्यकता के बारे में। उसमें सामाजिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक और वैज्ञानिक एवं तकनीकी आवश्यकता क्या क्या है अनुवाद की, उसके बारे में बात करेंगे। और चौथा और अंतिम भाग जिसमें हम बात करेंगे अनुवाद का साहित्यिक महत्व, उसमें सांस्कृतिक महत्व, राष्ट्रीय महत्व, वैश्विक महत्व, डिजिटल युग में अनुवाद और अनुवाद के प्रमुख लाभ क्या क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और अंत में देखेंगे निष्कर्ष को। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं भाग 1 की। अब इस इकाई का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य अनुवाद के अर्थ और स्वरूप से आप परिचित हो सकेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद, समझने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, जो उद्देश्य है इकाई लिखने का या इकाई पढ़ने का, वह मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अनुवाद के अर्थ और स्वरूप से परिचित हो सकेंगे। दूसरा, अनुवाद की प्रकृति को समझ पा सकेंगे। अनुवाद की जो प्रकृति है, अनुवाद कैसे होता है, अनुवाद जरूरी क्यों है, उसकी प्रकृति क्या है, उसको आप समझ सकेंगे। अनुवाद की आवश्यकता और महत्व को जान सकेंगे और अंत में अनुवाद के महत्व को भी आप जान सकेंगे। प्रस्तावना के तौर पर अगर हम बात करें तो अनुवाद जो है, अनुवाद शब्द जब हमारे दिमाग में आता है तो उसका अर्थ क्या है कि अनु यानी बाद में, वाद यानी कहा गया। जो एक वाक्य कहा गया है या एक बात जो पहले कही गई है, उसी बात को दोबारा किसी और भाषा में, किसी और व्यक्ति के द्वारा कहा जाए तो उसको हम कहते हैं अनुवाद। कोई भी साहित्यिक कृति पहले लिखी गई हो और उसी कृति को अगर दूसरी भाषा में आप भाषांतरित करते हैं, उसका अनुवाद करते हैं, तो अनुवाद जो है, अनुवादक क्या करता है, उसके सामने 2 कृति रहती हैं। एक कृति रहेगी उनको जो ऑलरेडी एक बार लिखी हुई है और दूसरी कृति जो वो खुद लिखेगा। महाभारत है, रामायण है, उपनिषद, वेद आदि संस्कृत ग्रंथ हजारों वर्ष पहले लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। अब आज के लोग संस्कृत भाषा को नहीं समझ सकते हैं, तो उनके लिए उस वेद को समझना हो, उसके बारे में जानना हो, तो अनुवादक क्या करेगा, जिसको संस्कृत भाषा का भी ज्ञान है और जिसको हिंदी भाषा का भी ज्ञान है, तो संस्कृत के ग्रंथ को वो हिंदी में अनुवादित करेगा, ताकि हिंदी के जो पाठक वर्ग हैं वो उस भाषा को, मतलब उस ग्रंथ में जो भी ज्ञान है उसको समझ सकें। तो इस प्रकार से प्रस्ताविक रूप से हम अगर अनुवाद के बारे में देखेंगे तो यही बात रहेगी। दूसरा है, जब हम बात करते हैं अनुवाद का अर्थ, तो अनुवाद शब्द किस प्रकार से बना है। हमने बात की कि वद धातु से निर्मित शब्द अनुवाद है। वद धातु का अर्थ होता है कहा गया या बोलना। अब अनुवाद, अनु प्लस वाद, इसका अर्थ हुआ पीछे पीछे कहना है। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। जैसे हमने बात की कि एक भाषा में जो लिखा गया है उसी भाषा को दूसरी भाषा में, उसी बात को दूसरी भाषा में अनुदित करना। मूल भाव, मूल आशय, संदेश को यथावत रखना। मतलब जो बात मूल पाठ में कही गई है उस संदेश को यथावत रखना, उससे अतिरिक्त बात नहीं करनी है। जो बात पहले के ग्रंथ में की गई है आपको वही बात दूसरी भाषा में कहनी है। भाषाई एवं सांस्कृतिक सेतु का कार्य करता है। अनुवाद क्या करता है, तो भाषाई एवं सांस्कृतिक सेतु का कार्य करता है। अब पश्चिमी कोई भी यूरोप का कल्चर है, वहाँ की कोई भी कृति है,
वह कृति हमको पढ़नी हो, अगर आपको अंग्रेजी भाषा ना भी आती हो, फिर भी अगर उस कृति का अनुवाद किसी हिंदी लेखक ने किया हुआ है तो आप भारत में बैठ के, गुजरात में बैठकर भी यूरोप के किसी भी देश की लिखी हुई किताब पढ़ सकते हैं। तो वहाँ की संस्कृति के बारे में जानने के लिए आपको उसकी भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ही भाषा में उसकी कृति को समझ सकते हैं। तो ये हो गया अनुवाद का अर्थ। अब अनुवाद की परिभाषा की जगह अगर हम बात करें तो अनुवाद एक भाषा के संदेश, विचार या पाठ को दूसरी भाषा में समान और सहज रूप से बदलने की प्रक्रिया है। विभिन्न विद्वानों और भाषाविदों ने अनुवाद को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। अब हिंदी में अगर बात करें तो भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। उनके अनुसार अनुवाद केवल शब्दों का प्रतिस्थापन नहीं है, बल्कि मूल भाषा के अर्थ की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में सहज बनाना है। अब यह बात हो गई हिंदी के जो आलोचक थे उन्होंने जो कहा है। अब पश्चिमी आलोचक की अगर हम बात करें तो थियोडोर सोवेरी के अनुसार, सोवेरी ने अनुवाद को कला और विज्ञान दोनों माना है। उनके अनुसार अनुवाद एक कला है जिसके माध्यम से किसी भाषा के बाद दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि वह अपनी मूल पहचान न खोए। मतलब जो बात मूल कृति में की गई है उसकी मूल पहचान जो है वह ना छूटे, उस पहचान के साथ ही जो दूसरी भाषा है उसमें उस कृति का अनुवाद किया जाए। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अनुवाद की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। परिभाषाओं के बाद अगर हम बात करें अनुवाद के प्रमुख घटक की, तो अनुवाद के प्रमुख घटक में सबसे पहला घटक है स्रोत भाषा। स्रोत भाषा यानी क्या, मतलब एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो संस्कृत की अगर हमने बात की है तो वेद जो है वो संस्कृत में लिखे गए थे। अब महाभारत जब लिखी गई तो संस्कृत में लिखी गई थी। अब वह भाषा थी स्रोत भाषा, मतलब जो मूल पाठ जिसमें लिखा गया है उसको कहेंगे हम स्रोत भाषा। दूसरा है लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा यानी अनुवादक, यानी अनुवाद करने वाला जिस भाषा में उस ग्रंथ का अनुवाद करेगा उसको कहेंगे हम लक्ष्य भाषा। महाभारत को अगर हम हिंदी भाषा में अनुवादित करते हैं तो हिंदी भाषा जो है उसको माना जाएगा लक्ष्य भाषा, और संस्कृत भाषा जो है उसको कहा जाएगा स्रोत भाषा। जिससे अनुवाद हो रहा है वह स्रोत भाषा और जिसमें अनुवाद हो रहा है उसका अर्थ है लक्ष्य भाषा। इसके बाद का घटक है मूल पाठ। मूल पाठ यानी क्या, तो हमने बात की है कि मूल कृति में जो भी लिखा गया हो, जो घटना घटित हुई हो, जिसके बारे में भी उसमें लिखा गया हो, उसको हम कहेंगे मूल पाठ। और अनुदित पाठ यानी हिंदी में अनुवाद करने के बाद आपके पास में पुस्तक के रूप में जो भी पाठ आया हुआ है उसको हम कहेंगे अनुवादित पाठ। और लास्ट में है अनुवादक। अनुवादक यानी क्या, मूल कृति को दूसरी भाषा में अनुवाद करने वाला व्यक्ति, उसको कहा जाता है अनुवादक। तो इस प्रकार से अनुवाद के अलग अलग घटक है जिसको हमने देखा। अब हम देखेंगे अनुवाद का स्वरूप। तो अनुवाद कोई भी कृति होती है या फिर अनुवाद का महत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसको हम देखें तो भाषिक प्रक्रिया, अनुवाद जो है वो है एक भाषिक प्रक्रिया है। मतलब संस्कृत भाषा में से, अंग्रेजी भाषा में से, मराठी में से, पंजाबी में से, किसी भी भाषा में से हिंदी भाषा में अगर अनुवाद हो रहा है तो एक भाषा में जो कृति लिखी गई है उसी कृति को दूसरी भाषा में लिख रहा है कोई व्यक्ति, तो वह पूरी की पूरी एक भाषिक प्रक्रिया हो गई। एक भाषा में जो लिखा गया है उसी कृति को, उसी पाठ को दूसरी भाषा में अनुवाद करता है। दूसरा है सांस्कृतिक प्रक्रिया। सांस्कृतिक प्रक्रिया में क्या आएगा, मान लीजिए कि हमने जैसे बात की कि यूरोप का जो कल्चर है वह कल्चर भारत में हमें पता नहीं है कि यूरोप में संस्कृति किस प्रकार से है, वहाँ पे शादी कैसे होती है, अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो मरने के बाद उसकी क्रियाएं क्या क्या होती हैं हमें वो पता नहीं है। लेकिन वहाँ के साहित्य में, वहाँ की संस्कृति के ऊपर, वहाँ के समाज के ऊपर कुछ भी लिखा गया होगा तो उसको पढ़कर हमें समझ में आएगा कि अमेरिका में वहाँ के रीति रिवाज क्या है। अमेरिका में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उसको पता चलेगा कि भारत की लग्न विधि क्या है, यहाँ पे अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तब भी अलग अलग प्रकार से उसको सेलिब्रेट किया जाता है, मरने के बाद की क्रियाएं क्या क्या हैं, 16 संस्कार क्या क्या है, उस सब के बारे में अगर उनको जानना होगा तो अपने हमारी जो पुस्तकें होगी उसको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके, अनुवादित करके वह हमारी संस्कृति के बारे में वह जान सकेंगे। तो अनुवाद जो है वह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है।
सृजनात्मक प्रक्रिया, सृजन। कोई भी लेखक जब कोई कृति लिखता है उसको हम कहते हैं सृजन, लेकिन वहीं उसकी कृति को अगर कोई और व्यक्ति उस कृति का अनुवाद कर रहा है तो उसको भी एक सृजन माना जाएगा। वह सिर्फ अनुवाद नहीं कर रहा है, वह उसका एक नया सृजन भी आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। एक व्यक्ति ने तो सृजन किया ही हुआ है, उसका वह पुनः सृजन कर रहा है एक नए पाठक वर्ग के सामने। जो पाठक वर्ग मूल लेखक के क्षेत्र के नहीं हैं, उसके समाज के नहीं हैं, उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यह लेखक मूल लेखक की बातों को अपने पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। फिर अनुवाद जो है वह ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ज्ञान। अब अनुवादक के सामने दो परिस्थिति आएगी। एक तो मूल पाठ जिस भाषा में लिखा गया है उस भाषा का ज्ञान उसको होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर सब क्या है, वो उससे अवगत होना चाहिए। और जिस भाषा में वो अनुवाद करने वाला है, मूल रूप से ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जिस भाषा में अनुवाद करता है वह उसकी अपनी भाषा होगी, जहाँ वो रहता होगा, जिस क्षेत्र में वह निवास कर रहा है, दूसरों की कृतियों का अनुवाद उसमें करेगा। संभवतः ऐसा अधिकतर होता है, बाकी जरूरी नहीं है कि यही नियम है अनुवाद का। कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अनुवाद कर सकता है, बस दोनों भाषाओं का उसके पास संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। लास्ट में है संप्रेषणात्मक प्रक्रिया। संप्रेषण, किसी भी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है वह है संप्रेषण। लेखक जो लिखता है वह पाठक वर्ग के दिमाग में उस कृति का संप्रेषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेखक जिस भाव के साथ लिख रहा है, पाठक वर्ग उसी भाव के साथ उसको ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अगर उन्होंने उसको उसी भाव के साथ ग्रहण कर लिया है तो उस कृति को हम एक सफल कृति मान सकते हैं, वरना उस कृति का हम एक सफल कृति नहीं मान सकते अगर उसका संप्रेषण सही से नहीं हुआ है। और अंतिम जो बिंदु है उसमें अनुवाद के स्वरूप की विशेषता है। अब अनुवाद का जो स्वरूप है उसमें अर्थ और भाव की समानता रहनी चाहिए। मूल कृति का जो अर्थ है उसमें जो भाव छिपे हुए हैं वही भाव अनुवाद होने के बाद जो कृति आपके सामने आ रही है उस कृति को पढ़ने के बाद उस पाठक के दिमाग में वही भाव होने चाहिए। वही भाव उसके दिमाग में जागृत हो गए तो वह कृति सफल मानी जाएगी। शैली का संरक्षण। अब मूल कृति में जो शैली, जिस प्रकार से जिस स्टाइल में लिखा गया है, जो बातें वो कहना चाह रहे हैं वही बात अगर आप अपनी भाषा में अनुवादित कर ली है तो आपने उस शैली का संरक्षण किया हुआ है। फिर पाठक केंद्रित प्रस्तुति। अब जो पाठक हैं, पाठक अलग अलग वर्ग के हो सकते हैं। कभी कभी बच्चे जो है, छोटे बच्चे, उनको आपको कोई कृति अनुवाद करके पढ़ानी हो तो वो भाषा आपको ऐसी रखनी पड़ेगी कि छोटा बच्चा भी उस भाषा को समझ सके। अगर अधिक विद्वान समझ सके ऐसी भाषा होगी तो बच्चे उसको नहीं समझ सकेंगे। तो विद्वानों की भाषा अलग रहेगी। अगर आपको कोई पाठ विद्वानों को समझाना है, उनको पढ़ाना है, तो उसकी भाषा अलग रहेगी। और बच्चों के लिए लिखा गया है तो उसकी भाषा भी अलग रहेगी। तो पाठक वर्ग जो है उसको ध्यान में रख के, उसको केंद्र में रख के ही आपको अनुवाद करना है। और भाषिक स्वाभाविकता। अब भाषिक स्वाभाविकता यानी क्या? आप अपनी भाषा में अनुवाद कर रहे हो। अब यूरोप का कल्चर आपको ऐसा लग रहा है कि उसके बारे में आपको लिखना है, लेकिन कुछ कुछ कहावतें, मुहावरे ऐसे हो गए जो उस कल्चर में तो चल रहे हैं लेकिन यहाँ पे उसका कोई महत्व नहीं है। तो आपके स्थानीय जो आसपास के क्षेत्र में जो मुहावरे या कहावतें चल रही हो, आपको अपनी अनुवाद करते समय उस भाषा में उस प्रकार की भाषा का ही प्रयोग करना है जैसे आपके पाठक वर्ग जिसको आसानी से समझ सके। तो इस प्रकार की अगर भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपका अनुवाद जो है वो एक सफल अनुवाद माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अनुवाद के विविध बिंदु को रूपरेखा भाग 1 में देखा। विद्यार्थी मित्रों, प्रथम भाग यहाँ पे परिपूर्ण होता है। हमने इस इकाई को कुल 4 खंडों में विभाजित किया है। पहला भाग हमने आज यहाँ पे पढ़ लिया है। दूसरा भाग हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं